सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। प्रस्तुत है कक्षा 10 विषय सामाजिक। मैं भंवरलाल मीणा और मेरे साथ श्रीमान श्रीराम जी जाखड़। अध्याय 3 अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। पश्चिमी देशों ने अपने आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से अलग अलग देशों में अपने उपनिवेश बनाए और बाद में अपना साम्राज्य स्थापित किया। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत छल कपट, अत्याचार व शोषण से हुई। भारत प्राचीन काल से ही एक समृद्धशाली देश रहा है, अतः विश्व के अन्य देशों के साथ ही अंग्रेजों की भारत पर सदैव निगाहें रही। शीघ्र ही वे व्यापारी से शासक बन गए। अंग्रेजों के कारण भारत की सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को आधारभूत क्षति पहुंची। 1757 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक स्वतंत्रता की चेतना के बारे में देखें तो 23 सितंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन के प्रमुख व्यापारियों ने एक संयुक्त पूंजी उद्यम के रूप में दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू दी ईस्ट इंडीज के नाम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार इसे प्रदान किया, अधिकार पत्र दिया था और 1662 ईस्वी में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी व्यापारी कोठी स्थापित की। 1604 ईस्वी में मद्रास, चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया। 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुख सिर से एक फरमान प्राप्त कर कंपनी ने 38 गांवों की जमींदारी प्राप्त कर ली। 3000 रुपए नजराने के बदले में कंपनी के माल को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया और चुंगी शुल्क मुक्ति के लिए अंग्रेजों को दस्तक विशेष अनुमति पत्र जारी करने का अधिकार दे दिया। कंपनी ने अपना ध्यान बंगाल पर अधिक केंद्रित किया। 1657 ईस्वी से पूर्व अंग्रेजों ने अन्य यूरोपीय कंपनियों को पराजित कर अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर ली। मुगलों से प्रमाण प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में हस्तक्षेप है वो बढ़ गया। 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को बंगाल के नवाब अली वर्दी खान की मृत्यु हो गई और उसका उत्तराधिकारी छोटी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला नवाब बना, जबकि पूर्ण रूप का गवर्नर शौकत जंग भी नवाब बनना चाहता था। अंग्रेजों ने अवसर का लाभ उठाकर नवाब के विरोधियों को संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया और आर्थिक मामलों को लेकर नवाब और अंग्रेजों के मध्य काफी मतभेद हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और नवाब मारा गया। अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया, जिससे बंगाल में अंग्रेजों की सर्वोच्चता है वो सदा सदा के लिए स्थापित हो गई। 1760 ईस्वी में जब मीर जाफर अंग्रेजों की धनापूर्ति नहीं कर सका तो अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। नवाब बनने के बाद मीर कासिम ने बंगाल में प्रशासनिक पुनर्ग्रहण का प्रयास किया, लेकिन भ्रष्टाचार व ब्रिटिश हस्तक्षेप के कारण उसे सफलता नहीं मिली और आर्थिक मामलों एवं विभिन्न सुविधाओं को लेकर मीर कासिम व अंग्रेजों के मध्य मतभेद बढ़ते गए और जिसके परिणाम स्वरूप 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें नवाब की पराजय हुई और अंग्रेजों की विजय हुई। ये युद्ध भारतीयों के लिए अधिक घातक सिद्ध हुआ और इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गए और इससे भारत के उद्योगों और व्यापार को भी हानि पहुंची थी। अंग्रेजों का मराठा व मैसूर से संघर्ष की बात करें तो 18वीं शताब्दी में भारत में मराठा शक्ति एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई थी
और वो अच्छी तरह स्थापित हो चुकी थी। लेकिन 14 जनवरी 1761 ईस्वी के पानीपत के युद्ध में बाद मराठों की शक्ति कमजोर हो गई। अंग्रेजों को भारत पर अधिकार करने से रोकने वाली चुनौती मराठा ही थे। अब अंग्रेज मराठों को अपने अधीन करने का अवसर तलाश रहे थे और 1772 ईस्वी से पेशवा माधवराव मृत्यु के बाद उसका भाई नारायण पेशवा बना, लेकिन पूर्व पेशवा का चाचा रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था। दक्षिणी भारत में भोसले ने संघर्ष किया और 1803 ईस्वी में अमर गांव के युद्ध में पराजित होने पर 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को अंग्रेजों से देवगांव की संधि कर ली और लालवाड़ी के युद्ध में सिंधिया पराजित हुआ और 30 दिसंबर 1803 ईस्वी में सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई। होलकर और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष अनिर्णित रहा, लेकिन दोनों पक्षों के मध्य जनवरी 1806 ईस्वी को राजघाट की संधि हुई, जिसके अनुसार होलकर ने चंबल नदी के उत्तरी क्षेत्र पर अधिकार छोड़ दिया तथा राजपूताना में आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दिया। तृतीय अंग्रेज मराठा संघर्ष की बात करें तो भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता बनाए रखने के लिए 13 जून 1817 ईस्वी को पेशवा के साथ तथा 5 नवंबर 1817 ईस्वी को सिंधिया को अंग्रेजों के साथ अपमानजनक संधि करनी पड़ी। इन अपमानजनक बंधनों को तोड़ने के लिए मराठों ने संघर्ष आरंभ किया, लेकिन पेशवा की किरकी, भोसले की सीतवर्डी तथा होलकर की महेंद्रपुर स्थान पर पराजय हुई और 18 जून 1818 को मेकाल्ब ने पेशवा के साथ संधि की, जिसके अनुसार पेशवा पद समाप्त कर दिया गया तथा 8 लाख की पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया, जहां पर 1852 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति फूट डालो और राजकरों की नीति से मराठों को संघर्ष में पराजित कर दिया। आंग्ल मैसूर संघर्ष की बात करें तो 1761 ईस्वी में हैदर अली ने मैसूर के राजा नंदराज को से सत्ता छीन ली और सर्वा बन गया। 1773 ईस्वी को मैसूर के राजा की मृत्यु के बाद अपने को शासक घोषित कर दिया। देखो, अंग्रेजों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा में हैदर अली खटकने लगा, अतः अंग्रेजों ने मराठों और निजाम के साथ मिलकर हैदर अली के विरुद्ध संगठन बनाया, लेकिन हैदर अली ने कूटनीति से मराठों को युद्ध में तटस्थ कर दिया और निजाम को प्रादेशिक लोभ देकर अपनी ओर मिला लिया और 1767 ईस्वी में हैदर अली ने ब्रिटिश प्रभाव वाले क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। देखिए, अंत में अंग्रेज पराजित हुए और लाचार अंग्रेजों को हैदर अली के साथ क्या करनी पड़ी? 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि करनी पड़ी। किसकी संधि करनी पड़ी? मद्रास की। इस संधि के अनुसार एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस लौटा दिए गए। क्या कर दिए गए? वापस लौटा दिए गए। और द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष की यदि हम बात करें तो अंग्रेज प्रथम संघर्ष की हार का बदला लेना चाहते थे, जबकि हैदर अली अंग्रेजों के गुंटूर पर अधिकार से नाराज था। अतः हैदर अली ने निजाम व मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया और तीनों शक्तियों ने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। जुलाई 1780 में युद्ध प्रारंभ हो गया था और हैदर अली को सफलता मिल रही थी, लेकिन 7 दिसंबर 1782 को हैदर की मृत्यु हो गई तथा कार्यभार उसके पुत्र टिप्पू सुल्तान है उस पर आ गया और टिप्पू ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा, लेकिन दोनों पक्षों ने युद्ध से परेशान होकर 11 मार्च 1784 ईस्वी को मंगलोर की पुनः संधि कर ली और एक दूसरे से के विजित प्रदेश वापस कर दिए गए। अंग्रेजों ने मैसूर के मामले में दखल नहीं देने का वचन दिया, लेकिन तृतीय अंग्रेज मैसूर संघर्ष फिर हुआ। क्यों हुआ? देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष का कारण था अंग्रेज मैसूर का प्रभाव समाप्त करना चाहते थे। दूसरी ओर टिप्पू मालाबार की सुरक्षा भी उसके लिए के हेतु कोचीन में स्थित जो डच दुर्ग कागनूर व आईकोट को खरीदना चाहता था, लेकिन अंग्रेज समर्पित ट्रावनकोर के राजा ने इन्हें खरीदकर टिप्पू को क्या कर दिया? नाराज कर दिया। अप्रैल 1790 ईस्वी में टिप्पू ने ट्रावनकोर पर आक्रमण कर दिया और कॉर्नवालिस ने विशाल सेना के साथ मैसूर पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। टिप्पू ने वीरतापूर्वक मुकाबला किया,
लेकिन अंत में 23 फरवरी 1792 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी और इस संधि से मैसूर का आधा भाग चला गया और युद्ध क्षति के रूप में 3 करोड़ की राशि अंग्रेजों को देनी पड़ी तथा अपने 2 पुत्रों को बंधक के रूप में अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। उसके बाद में यदि देखें तो अगले कड़ी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1798 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बनकर लॉर्ड वेलेस्ली है वो भारत आया। वेलेस्ली एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। उसने निश्चय किया कि टिप्पू को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाए अथवा उसे पूर्णतया अपने अधीन कर लिया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए वेलेस्ली ने सहायक संधि करने का सहारा लिया। टिप्पू सुल्तान ने सहायक संधि को अस्वीकार कर दिया और अप्रैल 1799 ईस्वी में टिप्पू के विरुद्ध अभियान प्रारंभ कर दिया। 4 मई 1799 ईस्वी को ध्यान से सुना, 4 मई 1799 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया गया तथा मैसूर की स्वतंत्रता समाप्त हो गई और टिप्पू संघर्ष करता हुआ वीर गति को क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अंग्रेजों का पंजाब के साथ यदि हम संघर्ष देखें तो अफगानिस्तान के शासक ने रणजीत सिंह को पंजाब का गवर्नर बनाया और रणजीत सिंह सतलज नदी के पूर्व में स्थित प्रांतों पर अधिकार करना चाहता था, जबकि इस क्षेत्र पर अंग्रेज अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। फरवरी 1809 ईस्वी में अख्तर ने सतलज के पूर्वी प्रदेशों पर अंग्रेजी नियंत्रण की घोषणा कर दी और कहा कि लाहौर की ओर से कोई आक्रमण हुआ तो उसे सैनिक बल से रोका जाएगा। महाराजा ने मात खाई और 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को रणजीत सिंह व अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि हुई, जिसमें सतलज नदी के पूर्वी तट की राज्यों पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद में बात करें इसी कड़ी में आगे तो रणजीत सिंह के समय तक अंग्रेजों के साथ संबंध शांतिपूर्ण बने रहे। 27 जून 1839 ईस्वी को रणजीत सिंह की तो मृत्यु हो गई तो सरदारों की महत्वाकांक्षाएं व स्वार्थ के कारण दरबार में दलबंदी प्रारंभ हो गई और खड़क सिंह राजा बना, लेकिन वह कुशल प्रशासक नहीं था, जिससे दरबार में डोगरा बंधुओं का हस्तक्षेप बढ़ गया। अंग्रेजों ने इस अराजकता का लाभ उठाया और ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि दोनों के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया। बात करते हैं प्रथम अंग्रेज सिख संघर्ष। देखो, अंग्रेजों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तथा अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति प्रथम अंग्रेज सिख संघर्ष का कारण रही। प्रथम मुठभेड़ के बाद 13 दिसंबर 1885 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने सिखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और 10 फरवरी 1846 के सबराओं के युद्ध में सिखों की निर्णायक हार हुई। 13 फरवरी 1846 ईस्वी को अंग्रेजों ने लाहौर पर अधिकार कर लिया और 1 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई, जिसमें जालंधर दोआब अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया तथा 1,50,00,000 की राशि युद्ध क्षति के रूप में सिखों को अंग्रेजों को देनी पड़ी। सिख सेना की संख्या सीमित कर दी गई और हार्डिंग पंजाब प्रशासन पर दिलीप सिंह के वैश्यक होने तक अधिकार रखना चाहता था। अतः 26 दिसंबर 1846 ईस्वी को बेरोवाल की एक पूर्व संधि की, जिसमें अंग्रेज है वो पंजाब के एक भाग के स्वामी बन गए। देखो, कूटनीति के माध्यम से। आगे द्वितीय आंग्ल सिख संघर्ष की यदि हम बात करें तो द्वितीय आंग्ल सिख संघर्ष व पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय किस रूप में हुआ। देखो, द्वितीय आंग्ल सिख संघर्ष का कारण है 1870 से 1848 में अंग्रेजों द्वारा पंजाब में सारे ऐसे सुधार करना जो सिख विरोधी थे, फौज से मुक्त किए गए सैनिकों का असंतोष तथा रानी जिंदा के अधिकारों का छिन जाना व उनके बदला लेने की बदलाव है वो रानी लेना चाहती थी। रेजिडेंट का अत्यधिक आंतरिक हस्तक्षेप व डलहौजी की पंजाब को अंग्रेजी शासन की चाहत ने द्वितीय आंग्ल सिख संघर्ष अनिवार्य कर दिया और 10 अक्टूबर 1848 ईस्वी को गवर्नर जनरल डलहौजी ने
सिखों के साथ अंतिम युद्ध करने की घोषणा के साथ ही युद्ध प्रारंभ हो गया और 13 मार्च 1849 को शेर सिंह, छतर सिंह, मूलराज आदि सिखों ने के समर्पण के साथ ही युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। डलहौजी ने 29 मार्च 1849 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा पंजाब को ब्रिटिश भारत में विलय कर लिया और इसी घोषणा से पंजाब के स्वतंत्र राज्य का अस्तित्व क्या हो गया, समाप्त हो गया। 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष की बात करें तो देखो 1857 ईस्वी से पूर्व लगातार 100 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के प्रांतीय राज्यों, देशी रियासतों, किसानों, जनजातियों आदि का प्रतिरोध सहन करना पड़ा। लेकिन 1857 ईस्वी में अंग्रेजों को पहली बार भारतीयों के संगठित विरोधों का सामना करना पड़ा। लेकिन अंग्रेजों ने कूटनीति एवं आपसी फूट का लाभ उठाकर इस प्रतिरोध को विफल कर दिया, परंतु उनको अपनी नीति में परिवर्तन के लिए मजबूर होना पड़ा और मजबूर हो गए। उसके बाद में देखें तो स्वतंत्रता संघर्ष का जो स्वरूप है वो कैसा रहा। देखो इस प्रथम स्वाधीनता संघर्ष के स्वरूप के बारे में विद्वानों में मतभेद है। जहां अंग्रेजी और यूरोपीय इतिहासकार इसे सिपाही विद्रोह है व सामंती प्रतिक्रियाओं अथवा मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताते हैं, वहीं हमारे भारतीय इतिहासकार व विद्वानों का मानना है कि यह सैनिक असंतोष से प्रारंभ होकर शीघ्र ही इस संघर्ष ने पहले जन विद्रोह के रूप में व्यापकता प्राप्त कर ली थी और वास्तव में ये जन विद्रोह हुआ था। बाद में इस संघर्ष ने राष्ट्रीय विद्रोह व स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। सुरेंद्र नाथ सेन ने लिखा है कि यह युद्ध धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ था और स्वतंत्रता संग्राम में जाकर समाप्त हुआ। डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक भारत का स्वतंत्रता समर वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में इस युद्ध को भारत का स्वतंत्रता संग्राम बताया। स्वतंत्रता संघर्ष के कारण क्या थे, देखो ध्यान से पढ़ना है। पहला कारण यह था कि अंग्रेजों की आर्थिक नीति यानी ज्यादा से ज्यादा धन कमाना। दूसरा लॉर्ड डलहौजी का हड़प सिद्धांत है वो स्वतंत्रता का प्रमुख कारण बना था। तीसरा था अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति। चौथा था सामाजिक धार्मिक सैनिक कारण और अगला आपका ये प्रमुख कारण थे। इन्हीं कारणों से स्वतंत्रता संघर्ष है वो प्रारंभ हुआ था। बात करते हैं स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभ एवं प्रसार, तो सैनिकों के चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से मना करने पर जो अनुशासनहीनता का अपराध लगा कर उनको दंड दिया गया और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में सैनिक मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया और एक अधिकारी की क्या कर दी, गोली मारकर हत्या कर दी। ब्रिटिश अधिकारियों ने 34वीं NI रेजिमेंट को तोड़ दिया और भारतीय सैनिकों को दंड दिया गया। मई 1857 ईस्वी में छावनी में 85 सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। करने पर सैनिकों को न्यायालय ने दीर्घकालीन कारावास का दंड दिया और 10 मई को सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया और अपने अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी। अपने सैनिकों साथियों को मुक्त करवाकर वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। सैनिकों ने 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। दिल्ली हाथ से निकल जाना अंग्रेजों के लिए एक भारी क्षति थी। क्रांति शीघ्र ही लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, बिहार के कुछ भाग, झांसी और अन्य क्षेत्रों में भी फैल गई। अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार करने के लिए पंजाब से सेनाएं बुलाई और भारतीय सैनिकों ने घोर युद्ध किया, लेकिन अंत में सितंबर 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। इस युद्ध में अंग्रेज अधिकारी जॉन निकोलस मारा गया और सम्राट को बंदी बना लिया गया। दिल्ली के निवासियों से प्रतिशोध लिया गया। लेफ्टिनेंट हडसन ने सम्राट के 2 पुत्रों
वह एक पोते की गोली मारकर क्या कर दी, हत्या कर दी। 4 जून 1857 ईस्वी को लखनऊ में क्रांति हो गई और भारतीय सैनिकों ने रेजिडेंसी को घेर लिया, जिसमें ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई और हेवलॉक और आउटड्रम ने लखनऊ को पुनः जीतने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे और नवंबर 1857 ईस्वी में मुख्य सेनापति सर कोलिन कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से नगर में प्रवेश किया। मार्च 1858 ईस्वी को नगर पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। 5 जून 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने कानपुर पर अधिकार कर लिया कर नाना साहेब पेशवा घोषित कर दिया। नाना साहेब को पेशवा घोषित कर दिया। उसके बाद में जनरल सर ह्यू व्हीलर को, जो छावनी कमांडर थे, उन्होंने 27 जून को आत्मसमर्पण कर दिया और पेशवा नाना साहेब का साथ त्यांत्या टोपे ने भी दिया। 6 दिसंबर 1857 ईस्वी को सर कैंपबेल ने कानपुर पर पुनः अधिकार कर लिया और त्यांत्या टोपे भाग निकले और झांसी चले गए। जून 1857 ईस्वी में झांसी में क्रांति हो गई और रानी लक्ष्मीबाई को रियासत का शासक घोषित कर दिया गया। सर ह्यूरोज ने झांसी पर आक्रमण करके अप्रैल 1858 ईस्वी को पुनः उस पर अधिकार कर लिया। झांसी पर अधिकार हो जाने पर रानी तथा त्यांत्या टोपे ने ग्वालियर की ओर अभियान किया, जहां भारतीय सैनिकों ने उनका स्वागत किया। परंतु सिंधिया ने राजभक्त रहने का निश्चय किया और आगरा में शरण ले ली। ग्वालियर पर जून 1858 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया। 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश सेना से संघर्ष करती हुई वीर गति को प्राप्त हो गई। त्यांत्या टोपे फिर बचने के लिए, परंतु अप्रैल 1859 ईस्वी में उन्हें सिंधिया के साथ एक सामंत ने पकड़ लिया और अंग्रेजों ने सुपुर्द कर दिया और अंग्रेजों ने उसे फांसी दे दी। बिहार में इस क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह ने अंग्रेज सेनापति मिलमेल, कर्नल डेक्स मार्क और मेजर डोलस को धूल चटाई। अप्रैल 1858 ईस्वी में पुनः अपनी रियासत पर अधिकार कर लिया। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से युद्ध किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। बरेली में बहादुर खान ने क्रांति में भाग लिया। बनारस में भी क्रांति हुई, लेकिन कर्नल नील ने उसे दबा दिया। उत्तर भारत की यदि बात करें तो उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में सैनिक क्रांतिकारियों की संख्या कम थी। फिर भी इस महान संघर्ष में दक्षिणी भारत के भी अनेक क्रांतिकारी शहीद हुए, सजाएं भुगती एवं बंदी बनाए गए। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के दक्षिणी भारत के प्रमुख नेतृत्व करने वालों में रंग बापूजी गुप्ते, सतारा सोनाजी पंडित, रंगाराव पांगे व मौलवी, सैयद अलाउद्दीन हैदराबाद भी इमरा व मुंडी छोटा कर्नाटक, अणाजी फडणवीस कोल्हापुर, गुलाम घोष व सुल्तान बख्श मद्रास और अरुणागिरी व कृष्णा चिगलपुट और मुलगाबल स्वामी कोयम्बटूर, मुल्ला सन्नी विजय गुजरात केरल आदि विशेष उल्लेखनीय है। इस प्रकार 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष संपूर्ण राष्ट्रों में व्याप्त रहा तथा इस संघर्ष में सैनिकों के साथ सभी क्षेत्र, भाषा, धर्म एवं जाति के लोगों तथा कृषकों व जमींदारों ने भाग लिया। जनजातीय आंदोलन की यदि हम बात करें तो 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत को अंग्रेजी उपनिवेश में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इस प्रकार उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया ने ही जन विद्रोह को जन्म दिया, जिनमें जनजातीय आंदोलन भी है। जनजातीय आंदोलन का कारण जनजातीय लोगों द्वारा अपनी स्वतंत्रता के खो जाने, स्वशासन में विदेशी हस्तक्षेप,
प्रशासनिक परिवर्तनों का होना, अत्यधिक करों की मांग, अर्थव्यवस्था का भंग होना आदि माना जाता है। बात करते हैं बंगाल तथा पूर्वी भारत में जनजातीय विद्रोह की, तो सन्यासी विद्रोह सबसे पहले आता है। बंगाल पर अंग्रेजी राज्य स्थापित होने के बाद जब 1769-70 में भीषण अकाल पड़ा तो उधर कंपनी के पदाधिकारियों ने कर भी कठोरता के साथ वसूले। सन्यासी कृषि करने के साथ साथ धार्मिक यात्राएं भी नियमित करते थे। तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर प्रतिबंध लगाने से सन्यासी लोग नाराज हो गए और इन सन्यासियों के अन्याय के विरुद्ध लड़ने की परंपरा भी रही है और उन्होंने जनता के साथ मिलकर कंपनी की जो कोठियां थी उनको तथा कोसों पर आक्रमण कर लूट लिया। ये लोग कंपनी के सैनिकों के विरुद्ध बहुत वीरता से लड़े, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने एक लंबे अभियान के बाद इस विद्रोह को दबा दिया, जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। बात करते हैं दूसरे विद्रोह की, कोल विद्रोह। अंग्रेजी प्रशासनिक जटिलताओं, कठोर भूमिकर व्यवस्था तथा स्थानीय शासक वर्गों के उपेक्षापूर्ण व्यवहार ने जिस शोषण को जन्म दिया उसके खिलाफ कोल जनजाति ने विद्रोह किया। यह विद्रोह तब अधिक बढ़ गया जब 1831 ईस्वी में उनकी भूमि उनके मुखिया मुंडों से छीनकर बाहरी लोगों को दे दी गई थी। इस विद्रोह में हिंसा व्यापक स्तर पर हुई। यह विद्रोह रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, पल्लामाऊ तथा मान भूमि के पश्चिम क्षेत्रों में फैले गया था। एक दीर्घकालीन तथा विस्तृत सैन्य अभियान के पश्चात ही यहाँ शांति स्थापित हो सकी। कलकत्ता स्थित काउंसिल के अध्यक्ष मेटकोफ ने यह स्वीकार किया कि इस विद्रोह में अंग्रेज विरोधी भावना बहुत स्पष्ट थी। बात करते हैं तीसरे विद्रोह, संताल विद्रोह की। 1855 से 56 ईस्वी के बीच शुरू होने वाला संताल विद्रोह अंग्रेजी शासन के खिलाफ महत्वपूर्ण जन विद्रोह माना जाता है। इसमें नेतृत्व और संगठन को एक सुव्यवस्थित स्तर पर देखा जा सकता है। ये विद्रोह वीरभूमि, बांकुरा, सिंहभूमि, हजीरा बाग, भागलपुर और मुंगेर के इलाकों में फैला हुआ था। इस विद्रोह का कारण संताल लोगों पर भूमिकर अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाना था। पुलिस का दमन तथा जमींदारों तथा साहूकारों द्वारा जमींदारों तथा साहूकारों द्वारा जबरदस्ती वसूल किया जाना था। इस विद्रोह का नेतृत्व दो भाई सिंधु और कान द्वारा किया गया था, जिन्होंने कंपनी के शासन का अंत करने की घोषणा कर अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। विस्तृत सैन्य कार्रवाई के पश्चात ही 1856 ईस्वी में स्थिति नियंत्रण में आई तथा सरकार को स्वतंत्र पृथक संताल परगना बनाना पड़ा। बात करते हैं इसी कड़ी में आगे कि भील विद्रोह। भील जनजाति पश्चिमी तट के खानदेश नामक इलाके में रहती थी। 1812 से 19 ईस्वी तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कंपनी अधिकारियों का मानना था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उनके प्रतिनिधि त्रिकवजी डांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। वास्तविक कारण कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार से भय था। अंग्रेजी सेना की अनेक टुकड़ियां इसको दबाने में लगी थी। उन्होंने 1825 ईस्वी में सेवरम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया था तथा 1831 ईस्वी तथा 1846 ईस्वी में पुनः विद्रोह किए गए। बात आती है 5 नंबर में रमोसी विद्रोह। पश्चिमी घाट में रहने वाली एक जनजाति रमोसी थी। वे अंग्रेजी प्रशासन पद्धति तथा अंग्रेजी प्रशासन से बहुत अप्रसन्न थे। 1822 ईस्वी में उनके सरदार चित्तर सिंह ने विद्रोह कर दिया तथा सतारा के आसपास के प्रदेश लूट लिए। 1825 ईस्वी 26 ईस्वी में पुनः विद्रोह हुए। अधिक सैन्य बल से ही अंग्रेज इन विद्रोह को दबाने में सफल हुए थे। क्रांतिकारी संगठनों का बात करें तो क्रांतिकारी संगठनों का स्वतंत्रता संघर्ष में क्या योगदान रहा, तो भारत के लोगों ने कभी हद से अंग्रेजी दासों को स्वीकार नहीं किया था। 1757 ईस्वी में से लेकर भारत के स्वतंत्र होने तक संघर्ष करते रहे। 1857 ईस्वी में विशाल स्तर पर होने वाला धमाका अंग्रेजी सत्ता को हिलाने वाला सिद्ध हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में से 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता प्राप्ति तक
क्रांतिकारी बलिदानों ने खून से आजादी का इतिहास लिखा। क्रांतिकारी आंदोलन के उत्थान के मुख्यतः वही कारण थे जिनसे आंदोलन में उग्र पंथ का उदय हुआ। 1857 ईस्वी में कड़े संघर्ष के पश्चात अंग्रेज सत्ता पुनः स्थापित कर पाए, लेकिन लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों ने क्रांतिकारियों आंदोलन करने के लिए भारतीयों को बाध्य किया और 1905 ईस्वी के भंग की चोट से प्रत्येक स्वाभिमान भारतीय भड़क उठा। सरकार का दमन और साथ में जनता को कुशल नेतृत्व में नेताओं की असफलताओं के कारण उपजी कुंठा ने क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दिया। क्रांतिकारी यह विश्वास करते थे कि राष्ट्रीय जीवन में जो भी उपयुक्त तत्व है, जैसे कि धार्मिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रताएं, नैतिक मूल्य तथा भारतीय संस्कृति को विदेशी शासन समाप्त कर देगा। अतः सभी क्रांतिकारियों का एक ही उद्देश्य था, मातृभूमि को विदेशी शासन से मुक्त करना। बात करते हैं महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन की, तो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ 1876 में वासुदेव बलवंत फड़के नामक सरकारी कर्मचारी ने किया। उन्होंने सन 1876 में महाराष्ट्र में पड़ने वाले भयंकर अकाल से उत्पन्न प्रजा के कष्टों को दूर करने के लिए अंग्रेजी सरकार की नौकरी छोड़ दी और स्थान स्थान पर भाषण देकर अंग्रेज सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए महाराष्ट्र की जनता को प्रोत्साहित किया। फड़के के भाषणों से उत्तेजना फैलने लगी और 1879 ईस्वी में फड़के को गिरफ्तार करके अदन यानी अरब देश की जेल में भेज दिया, जहां 1889 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। चापेकर बंधुओं द्वारा फ्रेंड की हत्या की बात करें तो पुणे महाराष्ट्र में चापेकर बंधुओं यानी दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर तथा वसुदेव हरि चापेकर ने क्रांतिकारी आंदोलन को दिशा दी। 1893 ईस्वी में हिंदू धर्म संरक्षण सभा बनाई गई, जिसके अंतर्गत शिवाजी उत्सव व गणेश उत्सव मनाने प्रारंभ किए और लोगों के अंदर देशभक्ति और उत्साह की भावना उत्पन्न हो गई। 1857 में पुणे में प्लेग रोग महामारी के रूप में फैला। पुणे के प्लेग कमिश्नर रेंड व लेफ्टिनेंट एयरस्ट प्लेग पीड़िता की मदद की बजाय आतंक ज्यादा फैला रहे थे। ये दोनों अधिकारी बदनाम, कठोर व कुचक रचने वाले थे। संपूर्ण पुणे नगर इनके अत्याचारों से त्रस्त था। अतः चापेकर बंधुओं ने दोनों की 22 जून 1897 को हत्या कर दी। चापेकर बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी की सजा दी गई थी। बात करते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा तथा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना। श्यामजी कृष्ण वर्मा और पश्चिमी भारत के काठियावाड़ प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और बैरिस्टर बन गए। भारत लौटने पर अंग्रेज पॉलिटिकल रेजिडेंटों के आचरण से दुखी होकर भारत को स्वतंत्र कराने का दृढ़ निश्चय किया और अपना कार्य क्षेत्र लंदन नगर को बनाया। देश से बाहर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांतिकारी संगठन स्थापित करने की पहल श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। 1905 ईस्वी में भारत स्वशासन समिति का गठन किया, जिसे इंडिया हाउस की संज्ञा दी गई। इन्होंने एक मासिक पत्रिका इंडिया सोशलिज्म भी प्रारंभ की। इन्होंने विदेश आने वाले भारतीयों के लिए 1000 की 6 फेलोशिप की भी प्रारंभ की। शीघ्र ही इंडिया हाउस लंदन में रहने वाले भारतीयों के लिए आंदोलन करने का एक केंद्र बन गया। वीडी सावरकर, लाल हरदयाल और मदन लाल धिंगरा जैसे क्रांतिकारी इनके सदस्य बन गए। श्यामजी वर्मा की गतिविधियों को देखकर अंग्रेज सरकार ने उनके विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी। वे भारत छोड़कर पेरिस चले गए और वहां से क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। विनायक दामोदर सावरकर की यदि हम बात करें तो वीर, महान क्रांतिकारी, महान देशभक्त और महान संगठनवादी थे। उन्होंने आजीवन देश की स्वतंत्रता के लिए जो तप और त्याग किया, उसकी प्रशंसा शब्दों में हम नहीं कर सकते। बात करते हैं सावरकर को जनता ने वीर की उपाधि से विभूषित किया, अर्थात वे वीर सावरकर कहे जाते थे। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 ईस्वी को बागूर गांव महाराष्ट्र में हुआ। 1901 में मैट्रिक पास कर फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला लिया, जहां वे लोकमान्य तिलक के संपर्क में आए। बंगाल विभाजन के समय उन्होंने अपने साथियों के साथ मित्र मेला नामक संगठन बनाकर विदेशी कपड़ों की होली जलाई, जिस कारण उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया। सावरकर एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने एक जन्म की नहीं 2 जन्मों के आजीवन कारावास की सजा दी। उनकी पुस्तक थी द इंडियन वार
इंडिपेंडेंस प्रकाशन से पूर्व ही ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर ली थी। ये पुस्तक गुप्त रूप से विभिन्न शासकों के नाम से भारत पहुंची थी। उन्होंने 1906 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना की और वीर सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के संघर्ष को गद्दार न कहकर भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम है बताया। सावरकर का लंबा समय अंडमान की सेलुलर जेल में बीता। देखिए 1924 ईस्वी में स्वास्थ्य खराब होने के बाद रत्नागिरी में नजरबंद रखा गया और 1937 ईस्वी में जेल से मुक्त कर दिया गया था। उन्होंने भारत के विभाजन को रोकने के भी अथक प्रयास किए थे। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की बात करें तो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात श्री पी श्रीमाग ने एक क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति का गठन कर दिया। बंगाल में राजनीतिक जागृति बंगाल विभाजन के बाद आई, जब आंदोलन का उद्देश्य विभाजन को रद्द करवाना ही नहीं अपितु स्वराज्य की प्राप्ति बन गया। 1905 ईस्वी में वरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तक लिखकर क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने की विस्तृत जानकारी दी थी। युगांतर और संध्या नाम की पत्रिका में भी अंग्रेज विरोधी विचार प्रकाशित किए जाने लगे। एक अन्य पुस्तक मुक्ति कौन पाते, मुक्ति किस मार्ग से में सैनिकों से भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार देने का आग्रह किया। किसान आंदोलन की यदि हम बात करें तो प्राचीन कृषि व्यवस्था को अंग्रेजों द्वारा बनाई गई नवीन प्रशासनिक व्यवस्था व कृषि नीतियों द्वारा धीरे धीरे तोड़ा जा रहा था। अंग्रेजों की इस नई व्यवस्था ने नए प्रकार के भूमिपति उत्पन्न कर दिए, जिससे ग्रामीण भारत में एक नया समाज उभर कर आया। सरकारी कर अत्यधिकता तथा जमींदारों द्वारा कर का अत्यधिक भाग लेने के कारण किसान, साहूकार तथा व्यापारियों के चंगुल में फंसते चले गए। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इस नए भूमिपति वर्ग व परजीवी बिचौलिए, लोभी व भ्रष्ट साहूकार ने मिलकर किसानों को अधिकाधिक गरीब बना दिया। बात करते 19वीं शताब्दी तक किसान इस स्थिति में आ गए कि वह अंग्रेजी शासन, स्थानीय शोषणकारियों तथा पूंजीपतियों से निपटकर सामंतशाही बंधनों को तोड़ना अथवा ढीला करना चाहते थे। किसान आंदोलन के कारण क्या थे, देखिए ध्यान से सुनना। पहला कारण था अंग्रेज सरकार की प्रशासनिक भू कर नीतियां। दूसरा आपका था बार बार लंबे काल तक अकाल पड़ना। तीसरा किसानों से जमींदारी सामंतों द्वारा अत्यधिक कर वसूल करना। चौथा व्यापारिक साहूकारों द्वारा चंगुल में फंसाकर झूठे दस्तावेज तैयार करना था। प्रमुख किसान आंदोलन कौन कौन से वे ध्यान से देखना। पहला आता है बंगाल में नील उगाने वाले किसानों का विद्रोह। ये विद्रोह अंग्रेज भूपतियों के विरुद्ध किया गया था। इस विद्रोह में किसानों का साथ जमींदारों, साहूकारों, धनी किसानों व सभी ग्रामीण जो वर्ग थे उन्होंने दिया था। 19वीं शताब्दी में कुछ कंपनी के अवकाश प्राप्त यूरोपीय अधिकारियों ने बंगाल तथा बिहार के जमींदारों से भूमि प्राप्त कर नील की खेती करना आरंभ कर दिया। इन्होंने किसानों से ऐसी शर्तों पर नील की खेती करने को बाध्य किया जो किसानों के लिए लाभकारी नहीं थी। बात करते हैं आगे इसी कड़ी में। अप्रैल 1860 ईस्वी में 12 उप विभाग तथा पावना और नादिया जिलों में समस्त किसानों ने हड़ताल कर दी और नील बोने से इनकार कर दिया। यह हड़ताल बंगाल के अनेक क्षेत्रों में फैल गई। सरकार को व्यापक असंतोष से बचाने के लिए 1860 ईस्वी में एक नील आयोग नियुक्त करना पड़ा। 1875 ईस्वी के दक्षिण के विद्रोह यदि देखें तो दक्षिण के विद्रोह का कारण अत्यधिक भूमि कर, कपास के भाव कम हो जाना, मराठा किसानों से अत्यधिक कर लिया जाना था। मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों द्वारा लालच के कारण लेखों में हेराफेरी करने तथा अनपढ़ किसानों से बिना जानकारी के हस्ताक्षर करा देते थे, जिससे दीवानी तथा अनपढ़ किसानों से बिना जानकारी के हस्ताक्षर करा करके जिससे न्यायालयों में फैसले इन साहूकारों के पक्ष में जाने से किसान बेदखल हो जाते थे। 1875 ईस्वी में किसानों ने पूना जिले के साहूकारों के मकानों तथा दुकानों पर आक्रमण कर दिए और जिन लेख पत्रों पर साहूकारों ने किसानों के हस्ताक्षर करा रखे थे उन्हें जला दिया गया। बाद में यह विद्रोह अहमदनगर तक फैल गया तथा पुलिस और सेना बुला कर ही यह विद्रोह दबाया गया। इसका सरकार ने उपद्रवों के कारण जानने के लिए दक्कन उपद्रव आयोग नियुक्त किया तथा 1879 ईस्वी में
कृषक राहत अधिनियम पारित किया, जिसमें किसानों द्वारा ऋण न लौटाने पर गिरफ्तार तथा जेल में बंद नहीं किया जा सकता था। बात आती है पंजाब में किसान आंदोलन की, तो पंजाब का आम किसान ऋणग्रस्त था और उसकी भूमि पर गैर किसान वर्ग का कब्जा हो गया था। इस भूमि स्थानांतरण को रोकने के लिए सरकार पंजाब भूमि अन्याक्रमण अधिनियम लेकर के आई थी। बात करते हैं चंपारण किसान आंदोलन की, तो उत्तर बिहार के चंपारण जिले में यूरोपीय नील के उत्पादन बिहारी किसानों पर अत्याचार करते थे। इसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने बाबू राजेंद्र प्रसाद की सहायता से किसानों की वास्तविक स्थिति की जांच की, किसानों को अहिंसात्मक आंदोलन करने के लिए कहा। लेकिन बाद में जून 1917 में एक जांच समिति बनाई, जिसकी रिपोर्ट पर चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा नील किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाना बंद करवा दिया गया था। 5 नंबर खेड़ा किसान आंदोलन की यदि हम बात करें तो यह आंदोलन बम्बई किसान के विरुद्ध था। 1818 ईस्वी में की बसंत ऋतु में फसलें नष्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी बम्बई सरकार भूमि कर मांग रही थी, जबकि भूमि कर नियमों में यह स्पष्ट था कि फसल साधारण से 25% से कम हो तो भूमि कर में पूर्णतः छूट मिलेगी। सरकार छूट देने को तैयार नहीं थी। गांधी जी ने कृषकों को संगठित कर सत्याग्रह किया। अंत में सरकार को गांधी जी की बात स्वीकार करनी पड़ी। अन्य संगठित प्रयास की बात करें तो अखिल भारतीय स्तर पर किसान आंदोलन चलाने के लिए 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान आंदोलन सभा का गठन किया गया। किसान सभा ने आंध्र प्रदेश में जमींदारों के खिलाफ भूमि व्यवस्था विरोधी आंदोलन किया तथा 1936 में बिहार में बक्कासत यानी स्वयं जोती हुई भूमि के विरुद्ध आंदोलन किया। 18 अक्टूबर 1937 को किसान सभाओं ने सत्याग्रहियों पर हुए अत्याचार के विरुद्ध कृषक दिवस मनाया। बात करते हैं इसी कड़ी में राजनीतिक आंदोलन की 1857 से 1919 तक। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की असफलता के बाद स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व भारत के सभी भागों में भारत के आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने वाले भूपतियों और संपन्न वर्ग के हाथों में आ गया था। ये वर्ग अपनी मांगों के लिए संसद को समरण पत्र, प्रार्थना पत्र देते थे। साथ ही देश के लिए पढ़े लिखे लोगों को संगठित करने, अंग्रेजों द्वारा वर्तमान काल में कर रहे शोषण की जानकारी देकर के जागृत कर रहे थे। इस काल के प्रारंभिक नेतृत्व करने वाले लोगों को इंग्लैंड के उदारवादी लोगों पर विश्वास था। ये लोग इंग्लैंड के उदारवादियों को भारत की वास्तविक स्थिति, भारतीयों की आकांक्षाओं तथा भारत में संवैधानिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए तैयार करना चाहते थे। साथ ही अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले शोषण और अत्याचारों की जानकारी अधिकाधिक लोगों को देकर आंदोलन का विस्तार करना चाहते थे तथा देश के सभी क्षेत्रों, वर्गों तथा धर्मों को मानने वाले लोगों को संगठित करना चाहते थे। 1858 ईस्वी के बाद राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ। वो किस रूप में बढ़ेगा? भारतीयों की धीरे धीरे राजनीतिक आकांक्षाएं बढ़ने लगी। सिविल सर्विस में स्थान ही नहीं, नियंत्रण करने की आकांक्षा की जाने लगी। अब भारत में जनता के द्वारा चुनी हुई और उसके प्रति उत्तरदायी सरकार की मांग की जाने लगी। 1868 ईस्वी में बंगाल के प्रमुख अखबार हिंदू पेट्रियल के संपादक कृष्ण दास पाल ने ऐसी मांग की। 1874 ईस्वी में उन्होंने भारत के लिए स्वराज्य शीर्षक से लिखे लेख में भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए संवैधानिक सरकार के प्रारंभ की बात की। उस समय जो राजनीतिक संगठन भारत में थे वे इस प्रकार की प्रगतिशील मांग और उसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके लिए बंगाल के कुछ विद्वानों, चिंतकों ने 1875 ईस्वी में इंडियन लीग की स्थापना की। उसका उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रवाद का भाव जागृत करने तथा राजनीतिक चेतना जागृत करना था। सार्वजनिक चेतना के द्वारा प्रारंभ होने वाला यह पहला राजनीतिक संगठन था। इंडियन एसोसिएशन की यदि बात करें तो इस संस्था की स्थापना के अगले वर्ष 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी नेतृत्व में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में लगभग 800 वर्गों प्रमुख लोगों ने भाग लिया, जिसमें यह तय हुआ कि संगठन समान राजनीतिक विचार रखने वाले लोगों को एक मंच पर लाएगा, वह सामान्य जनता को संगठित करेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की यदि हम बात करें तो 1858 ईस्वी के बाद भारत में चल रहे राजनीतिक विकास का ही परिणाम इंडियन नेशनल कांग्रेस था, जिसकी स्थापना एक अंग्रेज भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी एलन ओक्टेवियन हुम ने की थी। इसकी स्थापना के पीछे ब्रिटिश सरकार की सोच थी कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिससे भारतीयों के मन में क्या है इसकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को मिलती रहे।
तथा इसके सम्मेलनों में राजनीतिक नेताओं के मन की भड़ास निकल जाएगी तथा उन्हें अंग्रेजी शासन को हटाने के सशक्त प्रयास करने में से भी रोका जा सकेगा। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अधिवेशन में कांग्रेस के 4 उद्देश्य बताए गए। कौन कौन से? पहला था राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयत्न में लगे लोगों को आपस में परिचित होने का अवसर देना। दूसरा, आने वाले वर्षों के कार्यक्रमों पर विचार करना। और तीसरा, आपका ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति पूरी निष्ठा और भक्ति रखते हुए इंग्लैंड की संसद द्वारा तय किए गए सिद्धांतों के विरुद्ध किए जाने वाले भारत सरकार के कार्यों का विरोध करना। चौथा था, अप्रत्यक्ष रूप से यह संगठन भारतीय संसद का रूप ग्रहण करेगा तथा इस बात का उचित जवाब देगा कि अंग्रेजों की यह सोच कि भारत के चुने हुए प्रतिनिधि शासन व्यवस्था करने की योग्यता नहीं रखते। कांग्रेस के काल को 2 चरणों में बांटा जा सकता है। प्रथम चरण 1885 से 90 ईस्वी तक है, जिसे उदारवादी राजनीतिक अथवा राजनीतिक भिक्षावृत्ति का युग कहा गया है। दूसरा चरण 1905 से 1919 का काल, जिसे अतिवादियों अथवा अतिवादी राजनीतिक का काल कहा गया है। बात करते हैं कांग्रेस के प्रथम चरण के उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीन शाह वाचा, व्योमेश और सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस की राजनीति पर छाए हुए थे। ये लोग उदारवादी तथा परिमित राजनीति में विश्वास करते थे। ये लोग अपनी राजनीति की व्याख्या उदारवाद और संयम के समन्वय से करते थे। ये लोग भारतीयों के लिए धर्म और जाति के पक्षपात का अभाव, मानव समानता, कानून के सामने बराबरी, नागरिक स्वतंत्रताओं का प्रचार और प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास की इच्छा करते थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और साहित्यकार व्यक्ति से मिले थे, उनका अधिकार था। इस काल में कांग्रेस में आने वाले प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और इनका जन साधारण से कोई संपर्क नहीं था। उदारवादी अंग्रेजी साम्राज्य के बने रहने अपितु उसको सुदृढ़ करने के पक्ष में थे। उन्हें डर था कि अंग्रेजों के जाने पर अव्यवस्था फैल जाएगी। अंग्रेजी राज्य शांति और व्यवस्था का द्योतक था और भारत में बहुत लंबे समय तक इसका बना रहना आवश्यक है। उदारवादियों का विश्वास था कि अंग्रेज न्यायिक लोग हैं, वे भारत के साथ न्याय ही करेंगे। भारतीयों की शिकायतें अंग्रेज नौकरशाही के कारण अथवा अंग्रेजों को हमारी शिकायतों की पूरी जानकारी न होने के कारण से यही कारण रहा कि इन लोगों ने इंग्लैंड में प्रचार की और अधिक ध्यान दिया। इस काल में कांग्रेस ने देश की स्वतंत्रता की मांग नहीं की, केवल भारतीयों के लिए कुछ रियायतों की मांग की थी। दूसरा चरण यदि हम देखें तो गर्मपंथी राष्ट्रवादी आंदोलनों का प्रारंभ हुआ। 19वीं शताब्दी के अंतिम 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में वर्षों में गर्मपंथी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों का कांग्रेस में प्रभाव बढ़ने लगा। कांग्रेस में फूट की प्रक्रिया उस समय आरंभ हो गई जब लोकमान्य तिलक का समाज सुधार के प्रश्न पर गर्मपंथी दल अथवा सुधारकों का झगड़ा हो गया। तिलक का कहना था कि स्वराज्य के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकते, न कोई प्रगति, न कोई उपयोगी शिक्षा, न ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता हो सकती है। 4 प्रमुख कांग्रेस नेता लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय ने इस आंदोलन का मार्गदर्शन किया। इस गर्मपंथी आंदोलन के कार्यक्रमों में विदेशी माल का बहिष्कार और स्वदेशी माल को अंगीकार करने का तथा राष्ट्रीय शिक्षा और सत्याग्रह पर बल दिया गया। भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देना, जिससे भारतीयों को कार्य तथा सेवा का अवसर मिल सके। सरकारी नियंत्रित शिक्षा संस्थाओं के स्थान पर एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना बनाई जाए तथा विद्यार्थियों को देश सेवा में लगाया जाए। स्वशासन आंदोलन की यदि हम बात करें तो 1915 में से श्रीमती एनी बेसेंट ने आयरिश होम रूल लीग के नमूने पर होम रूल लीग की स्थापना करने की घोषणा की। 1916 में तिलक ने पुणे में अपनी होम रूल लीग स्थापित की। दोनों संस्थाएं तालमेल से कार्य कर रही थी। इनका उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य के भीतर स्वायत्तता की मांग को लोगों तक पहुंचाना था। बात करते हैं राजनीतिक आंदोलन की तो 1919 से 1947 ईस्वी तक सबसे पहले चला था रोलेट एक्ट। प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने आश्वासन दिया कि भारतीयों को अत्यधिक सुविधाएं दी जाएगी, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद किए गए सुधार संतोषप्रद नहीं थे, बल्कि इसके विपरीत आर्थिक शोषण, प्रेस के कठोर नियम व अन्य दमनकारी गतिविधियां मिली और भारतीय जनता अंग्रेजों के विरुद्ध में डटी हुई थी। सरकार को षड्यंत्र का भय था। सरकार ने 1917 ईस्वी में
सिडनी रोल एक्ट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसके द्वारा बनाए गए बिल को विधानमंडल ने 19 मार्च 1919 को पास कर दिया गया था। और इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसे न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील का अधिकार था। इसे काला कानून कहा गया था। बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड यदि देखें तो 13 अप्रैल 1919 को रोलेक्ट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई थी, जिसमें 20,000 आदमी इकट्ठे हुए थे, जिनमें स्त्री पुरुष एवं बच्चे भी थे। जनरल डायर ने उसमें प्रवेश किया और गोली चलाने का हुक्म दिया और गोलियां तब तक चलती रही जब तक कारतूस खत्म नहीं हो गए। सरकार के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए, जबकि कांग्रेस समिति के अनुसार मरने वालों की संख्या 1000 के लगभग थी। असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन की यदि हम बात करें तो खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के खलीफा के सम्मान में चलाया गया था। तुर्की का खलीफा मुस्लिम जगत का धार्मिक स्वरूप से प्रमुख था। 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया और गांधी जी भी इस आंदोलन में शामिल हुए थे। केसरे हिंद की उपाधि को लौटा दिया गया और इस आंदोलन की समाप्ति 10 अगस्त 1920 को सेब्र की संधि से हुई, जिसमें तुर्की का विभाजन कर उसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद में आगे बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। सबसे पहले आता है रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी की रिपोर्ट, तुर्की विभाजन, खलीफा का पद समाप्त करना आदि से गांधी जी अत्यधिक पीड़ित हुए। 1920 में कांग्रेस ने नई सरकार से असहयोग करने का प्रस्ताव पारित किया। इसके अंतर्गत सरकारी उपाधियों को छोड़ने, विधानसभाओं, न्यायालयों, सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं, विदेशी माल इत्यादि का त्याग करना तथा कर न देना शामिल था। इसके विपरीत अपने आप को अनुशासन में रखना, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, आपसी झगड़े पंच निर्णय द्वारा तय करना, हाथ से कते और बुने कपड़े का प्रयोग करना इत्यादि कार्य करने थे। 1921 ईस्वी में इस आंदोलन के अंतर्गत लगभग 30,000 व्यक्ति जेल चले गए थे। भारतीय इतिहास में यह पहला अवसर था जब स्वराज्य के लिए संघर्ष में इतनी अधिक जनता ने भाग लिया, परंतु जब यह आंदोलन शिखर पर था तभी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चौरा नामक स्थान पर शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस द्वारा अत्याचार करने पर भीड़ ने पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें 21 सिपाही, एक थानेदार की मौत हो गई। गांधी जी ने आंदोलन को हिंसात्मक होते देख 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन वापस ले लिया और गांधी जी इस घोषणा से देश के बड़े नेता आश्चर्यचकित रह गए। सुभाष चंद्र बोस ने इसे अत्यंत कष्टदायक कहा। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसने विधान परिषदों में भाग लेकर सरकार के कार्यों में रुकावट डालने का प्रमुख कार्य किया। आगे देखते हैं इसी कड़ी के अंतर्गत तो साइमन कमीशन 1919 के भारत का सरकार अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया, जिसमें 7 सदस्य थे, लेकिन इसमें से कोई भी भारतीय नहीं था। 3 फरवरी 1928 ईस्वी जब कमीशन मुंबई पहुंचा तो इसका जबरदस्त विरोध किया गया। लाहौर में इसका विरोध लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया गया। विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने अंधाधुंध लाठियों की वर्षा की, जिसमें लाला लाजपत राय ने के सीने में चोट आई और 1 महीने बाद उसका देहांत हो गया। 1930 को इस कमीशन की रिपोर्ट आई, जिसमें कहीं भी औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना की बात नहीं की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की यदि हम बात करें तो 30 दिसंबर 1929 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया। पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने 78 सदस्यों के साथ साबरमती आश्रम से 200 किलोमीटर दूर गुजरात में समुद्र के तट पर स्थित डांडी गांव के लिए पैदल चले। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को डांडी पहुंचकर नमक बनाकर अंग्रेजी कानून को तोड़ा। इस आंदोलन में गैर कानूनी नमक बनाने, महिलाओं द्वारा शराब की दुकानों, अफीम के ठेकों, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देना, विदेशी वस्त्रों को जलाना, चरखा काटना, छुआछूत से दूर रहना, विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ना तथा सरकारी कर्मचारियों को नौकरियों से त्याग पत्र देने का आह्वान गांधी जी ने यहाँ पर किया। बात करते हैं इसी कड़ी में यह आंदोलन तेजी से पूरे भारत में फैल गया और देश भर में जनता हड़तालों, प्रदर्शनों और वस्त्रों के बहिष्कार में भाग लेने लगी। इस आंदोलन की विशेषता यह थी कि इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था। थोड़े समय में ही
60,000 लोग जेलों में डाल दिए गए और 5 मार्च 1931 को सरकार और कांग्रेस के मध्य गांधी इरविन समझौता हुआ। वाइसराय ने इस बात की घोषणा की कि भारतीय संवैधानिक विकास का उद्देश्य भारत को डोमिनियन स्टेटस देना है। गांधी जी ने भारतीय संवैधानिक सुधारों के लिए बुलाए गए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। वे वहां से निराश लौटे और पुनः 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 1933 ईस्वी में गांधी जी ने अपने आंदोलन की असफलता को स्वीकार किया और कांग्रेस की सदस्यता को त्याग पत्र दे दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह की यदि हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था और भारत को युद्ध में सम्मिलित करने के लिए खिलाफ देश के विभिन्न भागों में हड़ताल व प्रदर्शन हो रहे थे। तभी गांधी जी ने सत्याग्रह के बजाय व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। गांधी जी द्वारा चुने सत्याग्रही एक एक करके सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचेंगे, युद्ध के खिलाफ भाषण देंगे और गिरफ्तारी देंगे। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे जिन्हें 3 माह की सजा दी गई। जवाहरलाल नेहरू दूसरे, ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में 30,000 लोग पकड़े गए थे। चर्चा करते हैं इसी क्रम में भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्रिप्स मिशन की असफलता, जापान का भारत पर आक्रमण का भय। 14 जुलाई 1942 के वर्धा कांग्रेस बैठक में कांग्रेस कार्यकारिणी के निर्णय आदि के कारण 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि अब मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ, वह मंत्र है, करो या मरो, हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रहते देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। 9 अगस्त की भोर से पहले ही गांधी जी सहित दूसरे कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए तथा कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। इस आंदोलन की कोई निश्चित योजना नहीं बनाई गई थी। इस आंदोलन में शांतिपूर्ण हड़ताल करना, सार्वजनिक सभाएं करना और लगान देने से मना करना तथा सरकार का असहयोग करने की बात कही गई। इस आंदोलन को गांधी जी ने अंतिम संघर्ष बताया। अतः जनता ने जिस ढंग से ठीक समझा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पूरे देश में एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन उठ खड़ा हुआ और कारखाने, स्कूलों और कॉलेजों में हड़तालें और कमबंदी हुई। पुलिस थानों, डाकघरों, रेलवे स्टेशनों पर हमले किए गए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अधिकांश नेता गिरफ्तारी से बच गए। इसके नेताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन चलाया, जिनमें जयप्रकाश नारायणी, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, रामानंद मिश्रा, S.M. जोशी प्रमुख थे। इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की महत्वपूर्ण भूमिका रही और अरुणा आसफ अली ने मुंबई में इस आंदोलन का सफल नेतृत्व किया और इस आंदोलन के दौरान अनेक शहरों, कस्बों और गांवों में आंदोलनकारियों ने समानांतर सरकार की सहायता की। उसके बाद में बात करते हैं सरकार को इस आंदोलन का भी दमन कर दिया गया। सरकार के द्वारा इस आंदोलन में गोलीबारी में 10 बात करते हैं इस आंदोलन में गोलीबारी में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। विद्रोही गांवों में जुर्माने के रूप में बहुत से रुपए देने पड़े। उसके बाद में इस बिंदु को दोबारा ध्यान से देखना थोड़ा। इस आंदोलन के अंदर गोलीबारी में 10,000 से अधिक लोग मारे गए थे और विद्रोही गांवों में जुर्माने के रूप में बहुत से रुपए देने पड़े। सरकार ने इस आंदोलन की हिंसा का उत्तरदायित्व गांधी जी पर थोप दिया और इस आंदोलन ने भारत की आजादी का मार्ग प्रशस्त कर दिया। भारतीयों में वीरता, उत्साह, शौर्य और देश के लिए सर्वस्व त्याग की भावना जागृत की। देश में नेतृत्व की एक नई पीढ़ी आगे आई, जिससे लोगों में संघर्ष करने की हिम्मत और शक्ति बढ़ गई। अब भारत संपूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ नहीं चाहता था। राजस्थान के जनजातीय किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन की यदि हम बात करें तो सबसे पहले आता है राजस्थान में जनजातीय एवं किसान आंदोलन। राजस्थान में जनजातीय चेतना का प्रारंभ यहाँ के किसानों व जनजातीय समाज ने किया। जब यहाँ के किसानों पर अत्यधिक वित्तीय बोझ डाला गया तो यहाँ किसानों ने विरोध शुरू कर दिया और तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती दे डाली।
राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त थे, जो अन्याय एवं अनावश्यक उत्पीड़न के विरुद्ध शुरू हुए थे एवं भावी राजनीतिक आंदोलन के प्रेरणा के सूत्र बने। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र मुख्यतः डूंगरपुर, मेवाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा व कुशलगढ़ क्षेत्र में भील निवास करते थे। भील अत्यंत परंपरावादी आदिवासी जाति हैं, जो अपने सामाजिक व आर्थिक स्तर को लेकर सजग रहती है। जब इनके परंपरागत अधिकारों का हनन होने लगा तो इन्होंने शासकों और अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर दिया? विद्रोह शुरू कर दिया। बात करते हैं भगत आंदोलन की। भीलों को सामाजिक व नैतिक उत्थान के लिए गोविंद गुरु ने संप सभा स्थापित की व उन्हें हिंदू धर्म के दायरे में बनाए रखने के लिए भगत पंथ की स्थापना की। संप सभा द्वारा मेवाड़, डूंगरपुर, ईडर, गुजरात, विजयनगर और मालवा के भीलों में सामाजिक जागृति से शासन सशंकित हो उठा और भीलों को भगत पंथ छोड़ने के लिए विवश होना किया जाने लगा। जब भीलों को बेकार कृषि कार्य के लिए बाध्य किया गया और जंगलों में उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित किया गया तो उन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों ने गोविंद गुरु द्वारा चलाए जा रहे इस सामाजिक सुधार संगठन के पीछे भील राज्य की स्थापना की संभावना व्यक्त की। गोविंद गुरु को अप्रैल 1913 ईस्वी को डूंगरपुर राज्य द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। गोविंद गुरु अपने साथियों के साथ मानगढ़ की पहाड़ियों पर चले गए। 13 अक्टूबर 1913 को अपने संदेश द्वारा भीलों को मांडलगढ़ की पहाड़ी पर एकत्रित होने के कहा। भील हथियारों सहित बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। भीलों की एकता से भयभीत अंग्रेजों ने सेना भेजी, जिसमें मानगढ़ की पहाड़ी पर पहुंचकर गोलाबारी कर भीलों को तितर बितर कर दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस कार्रवाई में 1500 भील मारे गए और इस प्रकार भगत आंदोलन को निर्ममता पूर्वक कुचल कर रख दिया और गोविंद गुरु को 10 वर्ष की सजा या कारावास की सजा दी गई। बात आती है एक ही आंदोलन की, तो भगत आंदोलन को कुचलने के बाद भी भीलों के विरुद्ध सरकारी नीति जारी रही। 1917 ईस्वी में भीलों व ग्रासियों ने मिलकर महाराणा को पत्र लिखकर दमनकारी नीति व बेगार के प्रति अपना विरोध जताया, लेकिन परिणाम नहीं निकला। तो भीलों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया और यह आंदोलन एक ही आंदोलन के नाम से विख्यात हुआ। बात करते हैं किसान आंदोलन की। तो किसान आंदोलन के अंदर यदि हम देखें तो राजस्थान की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक संरचना सामंत रही। यह संरचना त्रिस्तरीय थी, जिसमें क्रमशः शासक, जागीरदार व कर्षक वर्ग से मिले थे। इन सभी के पारस्परिक अंतर संबंधों पर यह व्यवस्था टिकी थी। 19वीं शताब्दी के अंत तक यह संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे, मगर इसके बाद राजस्थान का परिदृश्य बदलना आरंभ हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि राजस्थान के विभिन्न भागों को अनेक किसान आंदोलन का सामना करना पड़ा और इन किसान आंदोलनों के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण था अंग्रेजों के प्रभाव में आकर शासकों ने अपनी प्रजा की ओर पर्याप्त ध्यान देना छोड़ दिया। शासकों व जागीरदारों ने स्वयं का अस्तित्व ही ब्रिटिश सत्ता पर आधारित समझ लिया, इसलिए शासकों की निर्भरता जागीरदारों पर व जागीरदारों की निर्भरता किसानों पर समाप्त होती चली गई। उसके बाद में यदि हम बात करें तो राजस्व अधिक वसूलने के साथ साथ ही कृषकों से ली जाने वाली बेगारों लागों में भी अत्यधिक वृद्धि देखी गई थी। कुछ राज्यों में तो इन लागों की संख्या 300 से भी अधिक हो गई थी। इस काल के अन्य व्यवसायों से विस्थापित लोगों के कृषि पर निर्भर हो जाने के कारण कृषक मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई। कृषक मजदूरों की संख्या में वृद्धि होने के कारण जागीरदारों के रूप में अधिक कठोरता आने लगी। बात करते हैं कृषि उत्पादित मूल्यों में गिरावट व इजाफा। दोनों स्थितियां कृषकों के लिए लाभकारी नहीं थे। जहां एक और कीमत में गिरावट के कारण कृषकों के बचत का मूल्य कम हो जाता था, वहीं कीमतें बढ़ने के कारण भी उसे लाभ का भाग नहीं मिल पाता था, क्योंकि जागीरदार लगान जिन्स के रूप में लेता था। पांचवी बात यह आती है कि अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अपनाने के फलस्वरूप सामंतों का कृषि के प्रति रुख है वो बदले गया था। बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की। तो बिजोलिया किसान आंदोलन भीलवाड़ा के अंदर हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान के अन्य किसान आंदोलनों का अगुआ रहा। यहाँ के किसानों में अधिकांश धाकड़ जाति के थे। 1854 ईस्वी में बिजोलिया के राव गोविंद दास की मृत्यु तक किसानों को जागीरदारों के खिलाफ कोई विशेष शिकायत नहीं थी। 1894 ईस्वी में बने नए जागीरदार कृष्ण सिंह यानी किशन सिंह ने
किसानों के प्रति ठिकाने की नीति व जागीर प्रबंध में परिवर्तन किए। इसके समय में लगभग 84 प्रकार की लागवाग के द्वारा किसानों से उसकी मेहनत की कमाई का लगभग 87% भाग है वो जागीरदार ने ले लिया था। इसके बाद भी उनसे बेकार अलग से करवाई जाती थी। 1897 ईस्वी की बात करें तो गिरधरपुरा में नामक गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज के अवसर पर हजारों किसानों ने अपने कष्टों की खुलकर चर्चा की और मेवाड़ महाराणा को उनसे अवगत करवाया। महाराणा ने सुनवाई के बाद किसानों की लगान और बेकार संबंधी शिकायतों की जांच के लिए सहायक राजस्व अधिकारी हामिद हुसैन को नियुक्त किया। हामिद हुसैन ने ठिकानों के विरुद्ध महकमा खास में रिपोर्ट दी, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला और राज्य की तरफ से ठिकाने को मात्र 1-2 लागतें कम करने को कहा गया। इससे राव करशन सिंह का हौसला बढ़ गया। विभिन्न प्रकार के लागों व 1899-1900 ईस्वी के भयंकर दुर्भिक्ष छपनिया काल के कारण बिजोलिया के किसानों की स्थिति है वो पहले से ही काफी दयनीय थी। इसके बावजूद 1903 ईस्वी में राव करशन सिंह ने किसानों पर चौरी कर नामक एक कर और लगा दिया। इससे हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 5 रुपए ठिकाने के कोष में जमा करना पड़ता था। वहीं पर वरी कर बिजोलिया वासियों के लिए आर्थिक रूप से तो भारी स्वरूप था ही साथ सामाजिक रूप से घोर अपमानजनक भी था। किसानों ने इसका मौन विरोध किया और 2 वर्ष तक अपनी कन्याओं का विवाह नहीं किया। किसानों के प्रतिरोध के आगे राव को चमरी की लाग उठा देने और फसल में ठिकाने का हिस्सा 2/5 लेने, कुंता करने वाले अहलकारों के साथ 20 या आमदनियों को नए बुलवाने की घोषणा करनी पड़ी। इस प्रकार ये कर कुछ सीमित मात्रा में करने पड़े। 1906 ईस्वी में बिजोलिया के नए स्वामी पृथ्वी सिंह ने न केवल पुरानी रियायतों को समाप्त कर दिया बल्कि प्रजामंडल पर लगातार बंधाई नामक नया कर लगा दिया। राव पृथ्वी सिंह के समय जब लूट और शोषण चरम सीमा को पार कर गया तो 1913 ईस्वी में किसानों को साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में जागीर क्षेत्र में हल चलाने से इनकार कर दिया। जागीर क्षेत्र की भूमि पड़त रहने के कारण ठिकाने को बड़ी हानि उठानी पड़ी। इसके बाद ठाकुर द्वारा की जाने वाली सख्ती के कारण ठिकाने को बड़ी हानि उठानी पड़ी और अत्याचारों में और वृद्धि हो गई। फतेहकरण चारण व ब्रह्मदेव आतंकित होकर के बिजोलिया छोड़कर चले गए तथा साधु सीताराम दास को पुस्तकालय की नौकरी से अलग कर दिया गया। साधु सीताराम दास द्वारा आमंत्रित करने के बाद विजय पथिक ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला और 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल गांव में उपरमाल पंच बोर्ड नामक एक संगठन की स्थापित करके और उससे तत्वाधान में आंदोलन का श्री गणेश किया। तिलक ने किसानों की वीरता और संगठन से प्रभावित होकर न केवल अपने अंग्रेजी पत्र मराठा में बिजोलिया के बारे में एक संपादकीय लिखा अपितु मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को भी पत्र लिखा कि मैं मेवाड़ के राजवंश के ने स्वतंत्रता के लिए बहुत बलिदान किए। आप स्वयं स्वतंत्रता के पुजारी हैं, अतएव आपके राज्य में स्वतंत्रता के उपासकों को जेल में डालना कलंक की बात है। बिजोलिया के किसानों को जागृत करने के लिए एक और माणिक्य लाल वर्मा द्वारा रचित पंचीड़ा गीत गाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल स्वर्णकार भी अपनी कविताओं के माध्यम से गांव-गांव में अलग अलग जगा रहे थे। पथिक ने भी बिजोलिया के आसपास के इलाकों के युवकों में देशभक्ति की भावना भरने के उद्देश्य से इस समय उपरमाल सेवा समिति नामक संगठन की स्थापना की तथा उपरमाल का डंका नाम से पंचायत का एक पत्र भी निकलवाया। बात करते हैं आंदोलन को देश भर में चर्चित करने के लिए पथिक ने किसानों की तरफ से कानपुर से निकलने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी।
गणेश शंकर विद्यार्थी ने राखी स्वीकार करते हुए आंदोलन को समर्थन करने का आश्वासन दिया। प्रताप समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान दिलाई और प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि में मेवाड़ के जन आंदोलन का जो चित्रण किया गया था वह बिजोलिया किसान आंदोलन का ही प्रतिबिंब है। बात करते हैं इसी कड़ी के अंतर्गत कि उदयपुर राज्य सरकार ने अप्रैल 1919 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों की शिकायतों की सुनवाई करने के लिए मांडलगढ़ हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया और आयोग ने किसानों के पक्ष में अनेक सिफारिशें की, किंतु मेवाड़ सरकार द्वारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया और नहीं दिए जाने के कारण आंदोलन पूर्ववत जारी रहा। भारत सरकार के विदेशी विभाग के अधिकारियों का मत था कि बिजोलिया किसान पंचायत के साथ शीघ्र समझौता किया जाए और अन्यथा संपूर्ण राजपूतानों में किसान आंदोलन है वो उग्र हो सकता है। ऐसी स्थिति में बिजोलिया आंदोलन को तुरंत शांत करने के उद्देश्य से राजस्थान के एजीजी रॉबर्ट होलैंड की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया और फरवरी 1922 ईस्वी में रॉबर्ट होलैंड ने किसानों से वार्ता कर 35 लागतों को माफ कर दिया और दुर्भाग्य से ठिकानों की कुटिलता के कारण यह समझौता स्थायी नहीं हो सका। ईस्वी में इसी के नए बंदोबस्त के विरोध में किसानों ने ठिकाने पर दबाव बनाने के लिए विजय सेपति के परामर्श के बाद लगान की ऊंची दरों के विरोध में अपनी मालभूमि छोड़ दी, मगर किसानों की धारणा के विपरीत ठिकाने द्वारा भूमि की नीलामी किए जाने पर भूमि को लेने वाले नए किसान मिल गए और किसानों द्वारा भूमि छोड़ने के फैसले के लिए पति को उत्तरदायी ठहराया गया, जिसके बाद उन्होंने अपने को इस आंदोलन से अलग कर दिया गया और इसके बाद किसानों ने अपनी भूमि को वापस प्राप्त करने के लिए आंदोलन जारी रखा जो 1941 तक चलता रहा। सीकर किसान आंदोलन की बात करें तो सीकर किसान आंदोलन प्रारंभ है वो सीकर ठिकाने के नए राव राजा कल्याण सिंह द्वारा 20 से 50% तक भू राजस्व वृद्धि करने से हुआ। 1922 ईस्वी में उसने पूर्व राव राजा के दाह संस्कार तथा स्वयं के गद्दीनशीनी समारोह पर अधिक खर्च का बहाना बनाकर इस वायदे पर लगान वृद्धि की कि अगले वर्ष लगान में रियायत दे दी जाएगी, किंतु 1923 ईस्वी में राव राजा रियायत देने संबंधी अपने पुराने वायदे से मुकर गया और राजस्थान सेवा संघ के मंत्री राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई। लंदन से प्रकाशित होने वाले डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में किसानों के समर्थन में लेख छपे और 1925 में ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में लिचेस्टर पश्चिम से लेबर सदस्य सर पैट्रिक लॉरेंस ने किसानों के समर्थन में आवाज उठाई। बात करते हैं इसी कड़ी में आगे कि 1931 में राजस्थान में जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना के बाद किसान आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। किसानों को धार्मिक आधार पर संगठित करने के लिए ठाकुर देशराज ने पथेना में एक सभाकार जाट प्रजापति महायज्ञ करने का निश्चय किया। बसंत पंचमी 20 जनवरी 1934 को सीकर में यज्ञाचार्य पंडित खेमराज शर्मा की देखरेख में यह यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ की समाप्ति के बाद किसान यज्ञपति कुंवर हुक्म सिंह को हाथी पर बैठाकर जुलूस निकालना चाहते थे, किंतु राव राजा कल्याण सिंह और ठिकाने के जागीरदार इसके विरुद्ध थे। इसका कारण यह था कि ठिकाने का शासक और जागीरदार किसानों को सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से अपने से हीन मानते थे और हाथी पर सवार होकर निकाले जाने वाले जुलूस को अपना विशेषाधिकार मानते थे। इस कारण सीकर ठिकाने के ने यज्ञ की पहली रात हाथी को चुरा लिया और हाथी चुराने की घटना ने वहां उपस्थित लोगों में रोष पैदा करने का कार्य किया और माहौल तनावपूर्ण हो गया और प्रसिद्ध किसान नेता छोटूराम ने जयपुर महाराजा को तार द्वारा सूचित किया कि एक भी किसान को कुछ हो गया तो अन्य स्थानों पर भारी नुकसान होगा और जयपुर राज्य को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अतः किसानों की जिद के आगे सीकर ठिकाने को झुकना पड़ा और स्वयं ठिकाने ने जुलूस से के लिए सजाया हाथी प्रदान किया। 7 दिन तक चलने वाले इस यज्ञ कार्यक्रम में स्थानीय
लोग सहित उत्तर प्रदेश, पंजाब, लुहारू, पटियाला और हिसार जैसे स्थानों से लगभग 3 लाख लोग उपस्थित हुए और 20वीं शताब्दी में राजपूताने में होने वाला यह सबसे बड़ा यज्ञ था। बात करते हैं इसी क्रम में आगे सीकर किसान आंदोलन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही और सीहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को कटराथल नामक स्थान पर श्रीमती किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। सीकर ठिकाने ने उक्त सम्मेलन को रोकने के लिए धारा 144 लगा दी। इसके बावजूद कानून तोड़कर महिलाओं का यह सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया, जिनमें श्रीमती दुर्गा देवी शर्मा, श्रीमती फूला देवी, श्रीमती रमा देवी जोशी, श्रीमती उत्तमा देवी आदि प्रमुख थे। और 25 अप्रैल 1935 को जब राजस्व अधिकारियों का जो दल था वह लगान वसूल करने के लिए कुदन गांव पहुंचा तो एक वृद्ध महिला धापी दादी द्वारा उत्साहित किए जाने पर किसानों ने संगठित होकर लगान देने से इनकार कर दिया। पुलिस द्वारा किसानों के विरोध का दमन करने के लिए गोलियां चलाई गई, जिसमें 4 किसान कौन थे ध्यान से सुनना, चेतराम, टिक्कूराम, तुलसाराम तथा आसाराम शहीद हुए और 175 को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद में यदि हम बात करें तो इस विभत्स हत्याकांड के बाद सीकर किसान आंदोलन की गूंज एक बार फिर ब्रिटिश संसद में सुनाई दी और 1935 ईस्वी के अंत तक किसानों के अधिकांश मांगे स्वीकार कर ली गई और आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेताओं में सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, गोरीन और पन्ने सिंह, बाटड़ा नाऊ और हरू सिंह, पलथाना, गोरू सिंह, कटराथल और ईश्वर सिंह, बेरूपुरा, लेखराम, कसवाली आदि शामिल थे। इसी कड़ी में आगे बात करते हैं किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़ बेंगू। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित होकर बेंगू ठिकाने के किसानों ने भी 1921 में आंदोलन प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि वहां के लोग भी लगान व लाग बाग के अत्याचारों से पीड़ित थे। बेंगू ठिकाने के किसान भी बिजोलिया की तरह ही अधिकांश धाकड़ जातियों के थे। वे विभिन्न लागतों, बेगार, लगान की ऊंची दरों व ठिकानों के अत्याचारों की चक्की में पीस रहे थे और राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा के सतत प्रयत्नों से बेंगू के किसानों में जागृति का संचार हुआ। 1921 ईस्वी में मैनाल में भैरोकुंड में पर एकत्र होकर बेंगू के पट्टे के किसानों की सभा हुई। बिजोलिया आंदोलन की उग्रता से प्रभावित बेंगू के किसानों ने पथिक से मिलकर लाग बाग, बेगार और ऊंचे लगान के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व करने की प्रार्थना की। पथिक ने इस आंदोलन का भार राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी पर डाल दिया। 2 वर्षों के संघर्ष के बाद बेंगू ठाकुर रावत अनूप सिंह को झुकना पड़ा। उसने किसानों की मांगों को स्वीकार करते हुए एक समझौता कर लिया, परंतु मेवाड़ सरकार और रेजिडेंट को ये बात नहीं भाई। उन्होंने राजस्थान सेवा संघ और रावल अनूप सिंह जो था उनके बीच हुए समझौते को बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी और अनूप सिंह को उदयपुर में नजरबंद कर ठिकाने पर मुनसर माथे बैठा दिया। उसके बाद इसी कड़ी के अंदर यदि बात करें तो ठिकाने ने किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए मेवाड़ के बंदोबस्त आयुक्त ट्रेज के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया और बेंगू के किसान ट्रेज के निर्णय पर विचार करने के लिए गोविंदपुरा में एकत्र हुए। यहाँ 5 माह से लगभग 6000 किसान पंच डटे हुए थे। ट्रेज व लाला अमृत लाल ने गोविंदपुरा पहुंचकर एकत्र किसानों को आयोग द्वारा दिए गए निर्णय को स्वीकार करने लगा तथा तितर बितर हो जाने का आदेश दिया।
किंतु किसान डटे रहे। 13 जुलाई 1923 ईस्वी को किसानों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान शहीद हो गए। महिलाओं को अपमानित किया गया तथा 500 से ज्यादा किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। राज्य के अत्याचारों से किसानों का मनोबल गिरता देख पथिक ने गुप्त रूप से बेंगू पहुंचकर स्वयं किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। मेवाड़ सरकार द्वारा इन्हें 10 सितंबर 1923 ईस्वी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, जिसके बाद आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया। बरहड़ किसान आंदोलन जो बूंदी में था, इसकी बात करें तो बिजोलिया और बेंगू के किसानों के समान बूंदी राज्य के किसानों को भी अनेक प्रकार की लागतें, बेगार और ऊंची दरों पर लगान की रकम देनी पड़ती थी। इससे त्रस्त बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के बरहड़ क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध अप्रैल 1922 ईस्वी में आंदोलन का श्री गणेश कर दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नैनूराम शर्मा के हाथों में था। 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को डाबी गांव में नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में चल रही किसानों की सभा पर पुलिस अधीक्षक राम हुसैन के नेतृत्व में गोलियां चलाई गई, जिसमें नानक भील और देवलाल गुर्जर शहीद हुए। और 27 सितंबर 1925 ईस्वी को राजस्थान सेवा संघ की हाड़ौती शाखा की एक सभा में शासन को किसानों की समस्याओं से परिचित करवाने के लिए पंडित नैनूराम शर्मा को अधिकृत किया गया। 1927 ईस्वी के बाद राजस्थान सेवा संघ अंतर विरोधों के कारण बंद हो गया, अतः राजस्थान सेवा संघ के साथ ही बूंदी का बरहड़ किसान आंदोलन समाप्त हो गया। उसके बाद इसी कड़ी के अंदर देखते हैं तो निमूचना किसान आंदोलन की यदि हम बात करें तो ये आपका अलवर के अंदर हुआ था। अलवर में सुअरों को मारने पर प्रतिबंध था और ये सुअर किसानों की फसल को बर्बाद कर देते थे और इन सुअरों के उत्पात से दुखी होकर 1921 ईस्वी में अलवर के किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया और इस आंदोलन के दबाव में महाराजों को सुअरों को मारने की इजाजत देनी पड़ी और अलवर में 1922 ईस्वी में तीसरा भूमि बंदोबस्त होने के बाद 1923-24 ईस्वी में भू राजस्व की नई दरें लागू कर दी गई। इस नए बंदोबस्त से पूर्व राजपूत एवं ब्राह्मणों से अन्य जातियों की तुलना में कम भू राजस्व लिया जाता था, मगर नए बंदोबस्त द्वारा इन जातियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण इनमें असंतोष के स्वर उठना स्वाभाविक था। यद्यपि अन्य जातियों के किसान भी इस बंदोबस्त से संतुष्ट नहीं थे, मगर इसके विरोध में नेतृत्वकारी भूमिका राजपूतों ने निभाई। अलवर के बानसूर और गाजी का थाना के राजपूतों ने भूमि बंदोबस्त के नाम पर लगने वाले इन करों का विरोध किया और रेजिडेंट से शिकायत भी की। इस प्रकार की शिकायत करने से महाराजा जयदेव सिंह बहुत ही क्रोधित हुए। 14 मई 1925 ईस्वी को भू राजस्व के नाम पर होने वाली इस लूट पर चर्चा करने के लिए किसान अलवर की बानसूर तहसील के निमूचना नामक गांव में एकत्रित हुए। एकाएक राज्य की सेना ने कमांडर छज्जू सिंह के नेतृत्व में इन किसानों को घेरकर गोलियों की बौछार कर दी तथा उनके घर जला दिए। इस घटना में 156 व्यक्ति मारे गए और लगभग 600 व्यक्ति घायल हुए। रियासत नामक समाचार पत्र ने इस हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की, जबकि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में इस हत्याकांड की को दोहरी डायरी शाही की संज्ञा प्रदान की। इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया गया। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन की यदि हम बात करें तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में राजस्थान के विभिन्न भागों में सामंती अत्याचारों एवं शोषण के विरुद्ध अनेक आंदोलन शुरू हो गए थे, किंतु इन आंदोलनों का उद्देश्य केवल भू राजस्व में कमी एवं सामंती अत्याचारों से मुक्ति प्राप्त करना ही था। 1920 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा देशी रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का प्रस्ताव पारित होने से राजपूताना के राष्ट्रवादी लोगों को मायूस होना पड़ा। 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना होने के बाद राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एक ऐसा मंच दिया गया जहां से वे अपनी बात कह सकते। इस संस्था की स्थापना व प्रथम अधिवेशन 16 से 18 दिसंबर 1927 को मुंबई में दीवान बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। याद रखना, रामचंद्र राव की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। संस्था की कार्यकारिणी में राजस्थान के 7 सदस्य नैनूराम शर्मा कोटा के, शंकरलाल शर्मा अजमेर, जय नारायण व्यास व कन्हैया लाल कलियंत्री जोधपुर, रामदेव पोदार व बालकिशन पोदार बीकानेर तथा त्रिलोकचंद
माथुर करौली लिए गए। श्री विजय सिंह पथिक संस्था के उपाध्यक्ष तथा श्री रामनारायण चौधरी राजस्थान तथा मध्य भारत के लिए प्रांतीय सचिव है वो चुने गए थे। इस संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत की देशी रियासतों में वेद और शांतिपूर्वक उपायों से वहां के राजाओं की छत्रछाया में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। बात करते हैं 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में देशी राज्यों के आंदोलन को समर्थन देने का प्रस्ताव पास होने के बाद विभिन्न देशी रियासतों में प्रजामंडलों की व्यवस्थित स्थापना हुई। देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, सामंती अत्याचारों व शोषण का विरोध, देशी रियासतों में राजनीतिक जागृति पैदा करना और देश में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए जो राजनीतिक संगठन स्थापित हुए उन्हें प्रजामंडल कहा गया। राजस्थान की सभी रियासतों में अपने अपने प्रजामंडल कार्यरत थे, जिन्हें आजादी तक उपयुक्त मुद्दों पर समय समय पर अनेक आंदोलनों का संचालन किया गया। प्रमुख प्रजामंडलों की स्थापना की यदि हम बात करें तो प्रमुख प्रजामंडल जो थे उसमें देखते हैं सबसे पहले प्रजामंडल, उसके वर्ष और संस्थापकों की बात करते हैं। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी में और इसके संस्थापक जमनलाल बजाज व कर्पूर चंद पाटनी थे। बूंदी प्रजामंडल 1931 ईस्वी में, इसके संस्थापक है वो कांतिलाल थे। हाड़ौती प्रजामंडल 1934 जिसके संस्थापक है वो पंडित नैनूराम शर्मा थे। मारवाड़ प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी, जिसमें मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक जयनारायण व्यास और सिरोही प्रजामंडल के वृद्धि शंकर त्रिवेदी थे। बीकानेर प्रजामंडल की बात करें तो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी और मगराज वैद्य है वो इसके संस्थापक थे। कोटा प्रजामंडल की बात 1939 ईस्वी में और पंडित नैनूराम शर्मा इसके संस्थापक थे। मेवाड़ प्रजामंडल 1938, संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा। अलवर प्रजामंडल 1938, संस्थापक हरिनारायण शर्मा। भरतपुर प्रजामंडल 1938 और संस्थापक इसके किशनलाल जोशी। साहेबपुरा प्रजामंडल 1938 रमेश चंद्र ओझा के द्वारा स्थापना की गई। धौलपुर साहेबपुरा प्रजामंडल 1938 रमेश चंद्र ओझा के द्वारा। धौलपुर प्रजामंडल 1938 ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा। करौली प्रजामंडल 1938 त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा। किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 कांतिलाल चौथानी के द्वारा। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में मीठालाल व्यास के द्वारा। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में भंवरलाल निगम के द्वारा और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 भोगीलाल पांड्या के द्वारा। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1945 भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा और प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में अमृतलाल पाइक के द्वारा और आपके झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 मांगीलाल भव्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इस प्रकार अलग अलग प्रजामंडलों का अलग अलग वर्ष दिया गया था, उसमें उसकी स्थापना की गई थी। बात करते प्रजामंडल आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि इसने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकालकर पुरुषों के बराबर खड़ा कर दिया। अनेक महिलाओं ने आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और गिरफ्तारियां दी। जयपुर प्रजामंडल में के आंदोलनों में अनेक महिलाओं ने भाग लिया, जिनमें रामदेवी देशपांडे, सुशीला देवी, इंदिरा देवी, अंजना देवी चौधरी प्रमुख थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जोधपुर में गोरज देवी, सावित्री देवी भाटी, सिंह केरव, शीरे कमल व्यास, राजकौर व्यास आदि ने गिरफ्तारियां दी। तो उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी ने अपने 6 माह के पुत्र को गोद में लिए जेल गई। प्रजामंडलों के कार्यकर्ताओं ने सामाजिक सुधार, शिक्षा प्रसार, बेगार उन्मूलन तथा दलित आदिवासियों के उत्थान पर भी ध्यान दिया। इन संगठनों ने उत्तरदायी संघर्ष के लिए आंदोलन चलाए, जिससे राजशाही व सामंती शोषण से दबी राजस्थान की जनता में राजनीतिक जन जागृति पैदा हुई। 1938 ईस्वी से पहले देशी रियासतों की जनता का राष्ट्रीय आंदोलन के साथ प्रत्यक्ष सामंजस्य नहीं था, किंतु प्रजामंडलों की स्थापना के बाद 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ के स्थानीय आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन गए। इससे राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा मिला। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप सब्जेक्ट ज्ञान YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। आप